Shall we go ahead with a very quick recap of do you know what we studied in the last session? Moment of force and moment of couple. तो हम लोग फटाफट से रिवाइज करेंगे, देन विल मेक अ टेबल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू. तो लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव सीन इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. तो हमने सबसे पहले देखा था मोमेंट ऑफ फोर्स. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन. जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन. बट द फोर्स आल्सो हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स. या फिर इसका और एक नाम है टॉर्क. जब सिंगल फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, then we say it is moment of force. So you have a single force which will produce turning effect. तो हमारे पास था एक body, rigid body, and I hope you know what is a rigid body. Rigid body is a body in which the relative distance between any two particles does not change under the application of force of any magnitude. तुम चाहे जितना फोर्स लगा लो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, विच मीन द शेप ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स. देन जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन वेयर यू आर अप्लाइंग फोर्स. जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया था उसको बोला था हमने लाइन ऑफ एक्शन. दिस इज लाइन ऑफ एक्शन एंड वी अप्लाई फोर्स एफ. एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हो मोमेंट आर्म. सो दिस इज योर मोमेंट आर्म. देन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हो आर बार. दिस इज आर बार एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा. तो रिमेंबर P इज पॉइंट ऑफ एक्शन. जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स अप्लाई किया दैट इज पॉइंट ऑफ एक्शन. जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स अप्लाई किया दैट इज लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट आर. टॉर्क हमने, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स हमने डिफाइन किया था. इफ यू रिमेंबर वी डिफाइन टॉर्क एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर. तो F इंटू एस. लेकिन अगर इस डायग्राम से देखोगे तो यू गेट साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इज अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट कौन है, एस, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, आर. तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया, आर साइन थीटा. तो यू हैव दिस एज एफ आर साइन थीटा. इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू हैव आर बार क्रॉस एफ बार. बराबर, गुड. एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर जब भी आप एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हो तो उसी टाइम पे उसका एसआई यूनिट, व्हाट विल बी एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस इज इन मीटर, तो न्यूटन मीटर. और अगर आपको डायमेंशन निकालने हैं तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2 और डिस्टेंस का वापस से l1, तो m1 l2 t-2. और यही डायमेंशन किसके होते हैं, एनर्जी के. मतलब टॉर्क के और एनर्जी के डायमेंशन क्या है, सेम है. तो ये था मोमेंट ऑफ फोर्स. देन वी हैव मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क. सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल फोर्स ने रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया था और यहाँ पे दो फोर्सेस मिलकर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो इफ यू रिमेंबर हमने सबसे पहले डिफाइन किया था व्हाट इज अ कपल. तो टू इक्वल and opposite forces acting at two different points of a body form a couple. तो हमारे पास दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन ऐसे दो फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं एंड दीज टू फॉर्म अ कपल. टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म अ कपल. इन दोनों कपल में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ये है r. तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इस बॉडी को रोटेट करेंगे, राइट. तो जो रोटेशनल इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको बोलते हो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ कपल. और इसके बाद से याद रखना मोमेंट ऑफ, ये वर्ड सिर्फ तब यूज करते हो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट रोटेशन. जहां भी रोटेशन की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी, मोमेंट ऑफ.
तो रिमेंबर दिस, मोमेंट ऑफ, ये स्पेसिफिकली हम लोग यूज करते हैं टू डिस्क्राइब रोटेशन। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क उसका फॉर्मूला और यहाँ पे जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे तुम टॉर्क को डिफाइन करते हो, देखो यहाँ पे तुमने टॉर्क कैसे डिफाइन किया था, आपने बोला प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। यहाँ पे बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि दो फोर्सेस है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो F इनटू आर। इसका भी वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर बार क्रॉस एफ बार। तो ये था पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों का फॉर्मूला सेम दिखता है, सेम है नहीं। यहाँ पे दो फोर्सेस थे, दो में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे था ही एक फोर्स। तो यू सी यहाँ पे भी टॉर्क का फॉर्मूला आर बार क्रॉस एफ बार आया और यहाँ पे भी आर बार क्रॉस एफ बार आया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, दीज टू टॉर्क दे लुक सेम, फॉर्मूला मैथमेटिकली सेम है। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू डिफरेंशिएट। पॉइंट नंबर 2, तो एज यू सी मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पे। नंबर 1, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन point of application and axis of rotation whereas moment of couple depends on, किसमें डिपेंड करता है? ये दिया है आपको, सेकेंड पॉइंट देखो, टेबल बना के दिया है, क्या लिखा है? डिपेंड्स अपॉन the two forces and perpendicular distance between the two forces. It depends upon two forces and perpendicular distance between the two forces. Third point is really interesting. पहले केस में, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ये दरवाजा है, आप दरवाजे पे फोर्स लगाते हो, दरवाजा क्या होता है? रोटेट होता है। क्यों रोटेट होता है? क्योंकि उसका एक्सिस फिक्स है। एक्सिस कहाँ है उसका? जहाँ पे बिजागरे है, हिंजेस। इमेजिन मैंने वहां पे हिंजेस लगाए ही नहीं, सिर्फ दरवाजा रख दिया और मैंने फोर्स लगाया, तो क्या होगा? रोटेशन नहीं होगा, क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। क्या होगा? राइट। तो याद रखना, थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, ऐसा लिखा है ना, इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन इफ एक्सिस रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड। जब तुम सिंगल फोर्स लगाते हो और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं है, तो रोटेशन की जगह पे कौन सा मोशन होता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशनल मोशन। सो इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोtion if the axis of rotation is not fixed, और उस केस में it is not capable of producing translational motion, so it cannot produce translational motion. तो जब दो फोर्स लगाते हो आप एक बॉडी पे एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नो मैटर व्हाट, लीनियर मोशन नहीं होगा, तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। गुड। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बताओ, व्हाट डू यू थिंक is the difference between these two? सोचना पड़ता है, ठीक है, बुक में से देख के बता दो। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? हाँ, रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ
अभी आप सोचो, ये आपके साथ भी हुआ होगा शायद, आप जब डोर को ओपन करते हो तो एक फोर्स लगाते हो, वो फोर्स क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, राइट। अगर उसको बैलेंस करना है, मतलब हमको ये रोटेशनल इफेक्ट को कैंसिल करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन से भी कितना फोर्स लगना चाहिए, सिंगल फोर्स। होता है ना सर, नाराज हो गया, घर में झगड़ा हो गया, जाके अपना रूम का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से पेरेंट्स खोल रहे हैं, अंदर से आप पुश कर रहे हो, मैं नहीं खोलने दूंगा। हम्म, तो उन्होंने एक फोर्स लगाया टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, तुमने एक फोर्स लगा दिया उस रोटेशनल मोशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर रोटेशनल इफेक्ट को बैलेंस करना हो तो कितना फोर्स लगेगा, और उसमें कितना लगेगा, दो। लिखा है, देखो क्या लिखा है वहां पे, रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ कपल। तो यहाँ पे सिंगल फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फोर्स ही रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी सिंगल फोर्स चाहिए। और वहां पे रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ कपल, rotational effect can be balanced by a couple, can be balanced by a couple. Simple. So these are the 4 points of differentiation. Pehla is just the formula, they look similar, they are not same but they look same. Second point is it depends on point of application of force and axis of rotation. Moment of couple depends on the two forces and the distance between the two forces, perpendicular distance between two forces. It can produce translational motion if the axis of rotation is not fixed. It is not able to produce translational motion. Rotational effect due to single force can be balanced by a single force, and rotational effect due to a couple can be balanced by a couple. तो ये 4 points of differentiation है. So we'll move to next topic. अगला टॉपिक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. और इसके बाद से वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जब तुम 12th में जाओगे तो 12th में आप और अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम सीखोगे. जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल थर्मल इक्विलिब्रियम. तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम आपको सिलेबस में होते हैं. नंबर 1 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या है तो बताने ही वाला हूं अब. नंबर 2 chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? When there is no ongoing chemical reaction in any part of the system, then the system is said to be in chemical equilibrium. अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, it can be a liquid, it can be a gas also. अगर उस सिस्टम में किसी भी पार्ट में कोई भी ongoing chemical reactions नहीं है, then such a system is said to be in chemical equilibrium. Then you have thermal equilibrium. Thermal equilibrium कब होता है? When the two bodies are at the same temperature, then they are said to be in thermal equilibrium. Or best time to understand thermal equilibrium is now, क्योंकि we are into winters. हम क्या करते हैं ना, गरम गरम मस्त चाय बनाते रख देते हैं, और थोड़ी देर के बाद आए तो क्या हो गया, ठंडा हो गया. क्यों? क्योंकि चाय which was a hot body has given off the heat to the surrounding. क्यों ऐसा? Because according to laws of physics, heat always flows from higher temperature to, तो जो हॉट टी था वो हॉट था, टेम्परेचर ज़्यादा था, और सराउंडिंग क्या है, कोल्ड है. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो गया, टी टू द सराउंडिंग. एंड आफ्टर सम टाइम दोनों का, सराउंडिंग का और टी का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम. मतलब बोथ आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन टू बॉडीज रीच एट अ कॉमन टेम्परेचर, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. राइट, वो आप सीखोगे 12th में. अभी हमको फिलहाल फोकस करना है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे. एंड व्हाट इज दिस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? सिंपल. जब एक सिस्टम पे या एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो. अब नेट फोर्स 0 मतलब ये नहीं कि फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल तुम पे अभी 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. वन इज योर वेट ड्यू टू ग्रेविटी, उसको किसने बैलेंस कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन. जिस बेंच पे तुम बैठे हो वो तुम पे ऊपर का डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ग्रेविटी तुम पे नीचे फोर्स लगा रहा है. तो ये दोनों क्या हो गए,
कैंसिल, तो तुम खुद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो. सो व्हेन there is no net force acting on a particle or a system, then the system is said to be in mechanical equilibrium. मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. तो जब एक ऑब्जेक्ट पे, एक पार्टिकल पे या एक सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो तो उस सिस्टम को क्या बोलते हो? इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो बहुत सिंपल है, याद रखना ये. सो इफ the net force acting on a particle or a system is zero, then it is said to be in mechanical equilibrium. It is said to be in mechanical equilibrium. तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो. एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबका एडिशन क्या आएगा? जीरो. तुम्हारा एग्जांपल ले लो, मेरा एग्जांपल ले लो. मेरा खुद का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. जितना मेरा वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स उतना ही मुझ पे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. तो अगर वेट, सपोज वेट इज 500 न्यूटन डाउनवर्ड्स, तो मैं डाउनवर्ड फोर्स को क्या लिखूंगा? -500. तो रिएक्शन कितना है? +500. तो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? जीरो. तो याद रखना, जब एक सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. सो दिस मीन्स the sum of, यही सब नोट्स में लिखा है, सिर्फ सीक्वेंस थोड़ा अलग है. This means the sum of all the forces acting on the system is zero. Right? By the way, do you remember what was the formula of force? Mass into acceleration. तो अगर summation of force is zero, मतलब force is zero, मतलब acceleration is also zero. So since force is zero, therefore acceleration is also zero. और क्योंकि acceleration होता है dv by dt और acceleration जीरो है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या है? जीरो है. किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट का. इसका मतलब पता है क्या हो गया? v is constant. इसका मतलब पता है क्या हो गया? There is no change in velocity. In any part of the system. तो याद रखना, बहुत सिंपल है. In any part of the system. गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आगे जैसे ही तुम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये वर्ड सुनोगे, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और द सिस्टम इज जीरो. सो इफ the net force acting on a particle or the system is zero, then the system is said to be in mechanical equilibrium. मतलब उस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सबका एडिशन क्या है? जीरो है. और क्योंकि सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो, मतलब एक्सेलेरेशन इज आल्सो जीरो. और एक्सेलेरेशन जीरो है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या होता है? dv by dt. तो dv by dt जीरो होना मतलब v क्या होना? कांस्टेंट. और v कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी in any part of the system. पक्का? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर ये वर्ड सुनोगे तो नेट फोर्स इज जीरो, विच मीन्स एक्सेलेरेशन इज जीरो, विच मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम. याद रखना. अब ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये तीन टाइप के होते हैं. So there are three types of mechanical equilibrium. There are three types of mechanical equilibrium. एक को तुम बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम,
एक को तुम बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक को तुम बोलते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो एक एक करके we will see what is the difference between all these three equilibriums. So to understand the difference between stable, unstable and neutral equilibrium, we will take three different cases. तीनों केस में हमने एक बॉल लिया है और एक बॉल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0. तो तीन सिचुएशन लेंगे हम लोग. Three situations we will take, three different cases. So you have three cases A, B and C. A case is for stable equilibrium, B is for unstable equilibrium and C is for neutral equilibrium. In case A, you have something like that. तो यहाँ पे एक डिप है, डिप. केस बी में ऐसा है और केस सी में फ्लैट सरफेस है. तीनों केसेस में यू हैव अ बॉल विच इज एट रेस्ट. रिमेंबर, तीनों केसेस में द बॉल इज एट रेस्ट. तो हमारे पास एक बॉल था, इसको यहाँ रख दिया. जब इसको यहाँ रख दिया तो इसमें सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसके लिए ये मूव नहीं होगा. दूसरे केस में इसको यहाँ रख दिया और तीसरे केस में इट इज समवेयर ओवर हियर. गुड. तो इन ऑल द थ्री केसेस यू हैव अ बॉल विच इज एट रेस्ट बिकॉज द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. गुड. तो टू अंडरस्टैंड दिस, पहले मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है. टू अंडरस्टैंड दीज थ्री इक्विलिब्रियम वी टेक अ बॉल which is at rest, which is at rest under equilibrium in all three cases. In all three cases. तो ये जो तीनों केस थे, तीनों में जो बॉल है वो अपनी अपनी पोजीशन पे रेस्ट पे है क्योंकि उसमें फोर्सेस क्या है, बैलेंस है. तीनों केसेस में फोर्सेस इज बैलेंस. लेकिन डिफरेंस क्या है? So the difference is in potential energy. Do you remember the formula of potential energy? mgh. तो potential energy डिपेंड करता है हाइट पे. जितना कम हाइट होगा उतना potential energy कम होगा, और जितना potential energy कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है सिस्टम. तो यहाँ पे सबसे कम हाइट है क्योंकि ये डायरेक्टली डेप्थ पे है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है और यहाँ पे जो हाइट है वो 0 है. राइट. सो द डिफरेंस लाइज इन पोटेंशियल एनर्जी. The difference in three cases lies in potential energy. तो तीनों केस में potential energy अलग अलग है. Good. पक्का पक्का, श्योर श्योर. और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाया था इसी चैप्टर में. तभी आपको मैंने बोला था, तब मैंने आपको डिटेल में बताया था. आई टोल्ड यू, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ये कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ रख दिया, ये नीचे गिर रहा है क्या? आपने बोला नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि ये पोजीशन उसका पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मिनिमा है. लोकल मिनिमा मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और लोकल मतलब सिर्फ ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. इसको अगर यहाँ लाया आप छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा. कहाँ तक गिरेगा? इस फ्लोर तक गिरेगा. क्यों? क्योंकि वो नया लोकल मिनिमम है. यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उससे कम वहां पे है, और इसी को खिड़की के बाहर छोड़ दिया तो ग्राउंड तक जाएगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहता है जब तक उसको अपना पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम पॉइंट नहीं मिलता. सो एनी ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज ट्राई टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. याद रखना. तो इन तीनों केस में हाइट सेम नहीं होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या? नहीं है. राइट. तो पहले तो बेसिक तुमको ये पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. इसमें तीन टाइप है. कौन से तीन टाइप है? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. ये तीनों टाइप समझने के लिए हमने तीन केसेस में तीन बॉल लिए. एक केस में जो बॉल है वो डेप्थ पे है, एक में वो हाइट पे है और एक पे वो फ्लैट सरफेस पे है.
तो तीनों केस में बॉल इज एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है, जब इट इज अंडर इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। लेकिन तीनों केस में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ये समझेगा तो ही आगे समझ में आएगा। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला केस इज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो केस ए था अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, जो केस ए है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस the ball is at तुम भी इक्विलिब्रियम में आ जाओ, नहीं तो तुमको भी नीचे आना पड़ेगा। गुड। In this case, the ball is at its most stable position. Most stable position, क्योंकि जो पहला केस है इससे नीचे तो बॉल जा ही नहीं सकता और इससे कम पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये जो बॉल है इट इज इन इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन एंड इज सेट टू बी in stable equilibrium, is said to be in stable equilibrium। अब अगर आप इस केस में बॉल को डिस्टर्ब करते हो, थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, क्या होगा? What will happen if I slightly displace the ball and release it? What will happen? What do you think will happen? जल्दी बोलो। What do you think will happen if the ball is slightly displaced and released? पहला केस क्या होगा? अरे मैंने इस बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएगा, मतलब इट विल ट्राई टू रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वेरी गुड, गुड। तो इफ द बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, if the ball is slightly displaced and released, it tries to recover its original position, क्यों? क्योंकि जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट था, उससे कम पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे हो ही नहीं सकता। सिंस that position was minimum potential energy position, तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हो और ऑब्जेक्ट वापस से अपनी जगह पे आने लगता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। गुड। दूसरा केस 2, स्टेबल इक्विलिब्रियम में द बॉल वाज एट इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन एंड इट वाज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर 2 में रिमेंबर केस नंबर 2 में, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, मतलब केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, केस नंबर 2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द बॉल, सेकेंड केस, बॉल इज एट, अरे पहले केस में बॉल कहाँ था? मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे, यस और नो? यस, बराबर, करेक्ट। सेकेंड केस में बॉल कहाँ पे है? मोस्ट अनस्टेबल, वेरी गुड। तो इन सेकेंड केस यू हैव अ बॉल विच इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब इन दिस केस द बॉल इज एट मोस्ट अनस्टेबल position and it is said to be in which equilibrium? Unstable equilibrium, right?
अब इमेजिन करो इस बॉल को तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, क्या होगा? it will go further away from the equilibrium position and never come back. ये गया तो गया है, वापस नहीं आएगा, बराबर? गुड. सो in this case if the ball is slightly displaced and released, it moves farther away from the equilibrium position and never comes back. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट लोअर हाइट पे है. लोअर हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है. और मैंने अभी बोला एवरी सिस्टम ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. इसके लिए तुमने इसको रिलीज किया, जैसे रिलीज किया ये अपने इक्विलिब्रियम से दूर गया और वापस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा ये पोजीशन जो है ना, इट इज अ पोजीशन ऑफ लेस पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो याद रखो, बहुत बेसिक चीजें है ये, टू रिमेम्बर. इसके लिए ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट वापस ही नहीं आता. मैंने तुमसे पहले पूछा होता तो बताओ क्यों नहीं वापस आएगा? वो नीचे है ना, नीचे जाएगा. क्यों नीचे जाएगा? अभी समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नीचे जाता है जब तक उसको अपना पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम पोजीशन नहीं मिलता है, तब तक. इसलिए ऑब्जेक्ट को रिलीज करने का तो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे जाता है. ग्रेविटी तो है ही, लेकिन नीचे उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? मिनिमम है. तीसरा केस है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये तो केस ही बहुत सिंपल है. तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इट इज एट अ फ्लैट प्लेन, और फ्लैट प्लेन में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है. तो जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, वो मूव ही नहीं होगा. इट विल नॉट गो टुवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल नॉट गो अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, इट स्टेज देयर. तुमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो वही रहेगा. क्यों? क्योंकि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम है. सच अ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो थर्ड केस में लिख नहीं रहा हूँ, नोट्स में है आपके पास. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, when the object, the ball is slightly displaced from its equilibrium position and released, it does not move at all because all the points on that plane are of same potential energy. तो जो surface है उसमें हर point पे same potential energy है. That is why the object will not move. तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम है. कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. स्टेबल इक्विलिब्रियम में द ऑब्जेक्ट इज एट मोस्ट स्टेबल पोजीशन and that most stable position is the point of minimum potential energy. तुमने अगर ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ट्राई टू रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में द ऑब्जेक्ट इज एट मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. करेक्ट, वो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है. जैसे तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम दैट पोजीशन एंड नेवर कम्स बैक. राइट. और तीसरा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डज नॉट मैटर, तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम है. तो जैसे तुमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होता है, रिमेन्स एट द न्यू पोजीशन. गुड, डन. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? सेंटर ऑफ मास. वेरी गुड. अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सेंटर ऑफ मास. और हमारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो मोस्टली सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है. तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये तुमको समझ में आना चाहिए. सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन क्यों करते हैं? तो डिफाइन करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर, जब मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको सिखाया था, डू यू रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी ऑब्जेक्ट. ये गलती कर दी. तभी मैंने बोला था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट के लिए होते ही नहीं है, वो होते हैं पॉइंट मास के लिए, पार्टिकल के लिए. तो वी नो दैट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस और पार्टिकल्स. तो वी नो दैट
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होते, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होते, आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर, या एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस और पार्टिकल्स। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा देते हैं, राइट। आप जगह चेंज करो, और इसके बाद से साथ में मत बैठना। डोंट टेल मी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिंग यू बोथ टू सिट विथ ईच अदर। पक्का पक्का। तो assume there is no gravity between both of you. So when we want to study the motion of extended object in accordance with Newton's laws of motion, प्रॉब्लम समझोगे तो सोल्यूशन समझ में आएगा। पहले प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि मोशन का स्टडी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करने के लिए, एक बॉल है, स्पीयर है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसका मोशन स्टडी करने के लिए विच लॉज डू यू अप्लाई, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बट प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए है ही नहीं, वो किसके लिए है, ओनली फॉर पॉइंट मासेस, मतलब ऑल द मास शुड बी इन वन पॉइंट। बट हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, व्हिच इज इनकरेक्ट। सो व्हेन वी वांट टू स्टडी motion, we want to study motion of extended objects in accordance with Newton's laws of motion, in accordance with Newton's laws, in accordance with Newton's laws of motion, Newton's laws of motion, two question arises, दो सवाल है। क्या सवाल है, नंबर वन, अभी सवाल तो बाद में, पहला सवाल तुमसे मैं पूछता हूं, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, F equal to ma in short, right? Rate of change of linear momentum is directly proportional to external applied force and the change takes place in the direction of the applied force. F equal to dp by dt, p को लिखोगे mv, m निकालोगे बाहर, बाहर कांस्टेंट है तो m dv by dt, dv by dt क्या होता है a, तो f क्या बन गया ma। व्हाट इज f, m into a, मास into एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या, फिजिक्स में तुमको सिर्फ थ्योरी करके कोई पॉइंट नहीं बनता, उसको समझना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स है वो एक पॉइंट पे एक्ट हुआ, तो फोर्स कहाँ एक्ट होता है, एक सिंगल पॉइंट पे, और उस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हुआ उसका एक्सेलरेशन, बराबर। लेकिन हमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि एक बॉल है। अब प्रॉब्लम यह है कि बॉल तो सिंगल पॉइंट है ही नहीं ना, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब तुम बॉल जैसे ऑब्जेक्ट पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाने वाले हो, तो पहला क्वेश्चन है कि फोर्स एक्ट कौन से पॉइंट पे हो रहा है। तो देयर आर टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, एट विच पॉइंट द फोर्स इज एक्टिंग। नंबर टू, कौन से पॉइंट के एक्सेशन की बात कर रहे हो, एक्सेशन ऑफ विच पॉइंट इज बीइंग कंसिडर्ड, एक्सेशन ऑफ विच पॉइंट इज बीइंग कंसिडर्ड। तो मैंने तभी बता दिया था आपको कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ पार्टिकल्स के लिए या पॉइंट मास के लिए होता है, क्योंकि जब तुम पॉइंट मास पे फोर्स लगाते हो, मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, उसी पॉइंट का क्या होता है, एक्सीलरेशन। अब जब तुम लगाने गए इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे, तो पहला क्वेश्चन आया कि मैंने ऑब्जेक्ट पे, मैंने बॉल पे फोर्स लगा तो दिया, लेकिन बॉल के कौन से पॉइंट पे फोर्स लगा। नंबर टू, किस पॉइंट का एक्सीलरेशन की तुम बात कर रहे हो। तो ये समझने के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं
To apply Newton's laws of motion to extended object, we define a point which is called as center of mass, right? तो center of mass होता क्या है? Center of mass is a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. मैं वापस बता देता हूँ, पहले प्रॉब्लम समझ में आया क्या? प्रॉब्लम नंबर 1, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है? सिंगल पॉइंट के लिए, राइट? हमको किस पे अप्लाई करना है? बड़े ऑब्जेक्ट्स पे, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट्स पे। तो जब तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने जाओगे तो दो प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? पहले तो ये पता नहीं कि फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का कंसीडर कर रहे हो वो भी पता नहीं। तो पूरे ऑब्जेक्ट में एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली पार्टिकल मतलब पॉइंट मास जैसे होता है। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट इन द होल बॉडी। मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ तब समझेगा। सपोज मेरे पास एक पॉइंट पार्टिकल है, दिस इज अ पॉइंट पार्टिकल, और मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे ये। अब मैंने पॉइंट पार्टिकल पे फोर्स लगाया। किस पे फोर्स लगाया? पॉइंट पार्टिकल पे फोर्स लगाया, बराबर। तो ये पॉइंट पार्टिकल का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, मतलब इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। याद है क्या आपको? याद है, इसी चैप्टर में मैंने तुमको पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बताया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर, पहले लेक्चर था, तब तुमको ये बताया था मैंने, अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो? 0 हो, तुम इस पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन देते हो तो इसका लीनियर मोशन होता है। क्या होता है? लीनियर मोशन, राइट? तो लीनियर मोशन, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास पॉइंट पार्टिकल होता, कौन होता? कौन होता? सब यहाँ पे ध्यान दो, किसी को भी क्वेश्चन पूछ लूंगा। अगर मेरे पास एक पॉइंट पार्टिकल होता, उस पॉइंट पार्टिकल पे मैंने फोर्स लगाया, तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? लीनियर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? लेकिन हम लोग एक्चुअल रियलिटी में पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं? एक्सटेंडेड, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट? तो जब मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, राइट? क्योंकि जब बॉल आगे जाएगा तो सिर्फ सेंटर ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, बाकी सारे पता है क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या करेंगे? क्योंकि जब बॉल घूमेगा, इमेजिन करो एक बॉल है, बॉल पे तुमने ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर दिए और उस बॉल को तुमने धक्का दे दिया। एक ही पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में जाता है, बाकी सारे पॉइंट्स कैसे जाते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके जाते हैं। तो व्हेन यू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, देयर इज ओनली वन पॉइंट whose behavior is exactly equal to point mass, और उस पॉइंट को क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ मास। और दिख भी रहा है वो पॉइंट कहाँ पे है? सेंटर पे है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। सो व्हेन वी अप्लाई, पिक्चर बाकी है, अभी तो थ्योरी हो रहा है, अभी फॉर्मूला आएंगे, वो आएंगे फॉर्मूला आएंगे, तो अच्छे ध्यान दो। तो व्हेन वी मिस्टर व्हेन वी अप्लाई, क्या अप्लाई किया? When we apply Newton's laws of motion, Newton's laws on an extended object, तुम खुद भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो तुम्हारा भी सेंटर ऑफ मास है। तो when we apply Newton's laws of motion on an extended object, there is only one point. There is only one point of the body, of the object of the body, which behaves exactly similar to a point mass, and this point is known as, क्या बोलोगे इस पॉइंट को? सेंटर ऑफ मास इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास डिफाइन भी कर देते हैं, इट्स टू सिंपल। तो सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने के लिए क्या करना? ये जो बॉडी है, इसके पूरे मास को एक पॉइंट पे
एक पॉइंट पे इमेजिन करना। तो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये तुमने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया ऐसा? टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना था, तो तुमने उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक सिंगल पॉइंट पे इमेजिन कर लिया। सो डिफाइन भी कर लो। तो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study its motion in accordance with Newton's laws of motion. और जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमेट्रिक जैसे कि एक स्फीयर हो गया। सिमेट्रिक क्यों बोला? क्योंकि अगर स्फीयर के सेंटर से देखोगे तो तुमको हर डायरेक्शन में इक्वल मास दिखेगा। तो जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फीयर? इट्स ओन सेंटर, बराबर, राइट। मतलब जहाँ पे ऑल द डायमीटर्स इंटरसेक्ट, इफ आई ड्रॉ डायमीटर हियर, तो जिस पॉइंट पे सारे डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। इफ आई टेक अ square, what is the center of mass of square? Its geometric center. What is geometric center of a square? The point at which all the diagonals meet. तो जिस पॉइंट पे सारे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर। इफ आई टेक अ रेक्टेंगल का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, राइट। तो याद रखना जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस केस में सेंटर ऑफ मास is at their geometric center। लेकिन you may have an object जो बेसिकली ऐसा रैंडम शेप का है, some random shape where the mass is not distributed uniformly। तो ऐसे केस में जहां मास ज्यादा होता है उस तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस तरफ मास ज्यादा है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा समवेयर ओवर हियर। तो जिस तरफ ज्यादा मास है, राइट, वहां पे सेंटर ऑफ मास है, पक्का। और अगर मेरे पास एक सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स है और दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, सेम साइज सेम मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? पहली बात तो पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे। अब जब मैं इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, दूसरे का अपने सेंटर पे, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। इस लाइन का जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पक्का। और अगर इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ा होता तो दिख भी रहा होगा, सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स द मोर मास। याद रखना ये। तो अब हमको ये फाइंड करना है, अगला टॉपिक है, देखो अगला टॉपिक क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, हमको उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो वी वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिराइव करना ही नहीं है आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डिराइव, यू जस्ट सपोज्ड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इट इज टू सिंपल। बेसिक्स बताओगा तो सब सिंपल है। चलो एक काम करो, थोड़ा मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। मेरे पास एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे जिसका मास m1 है, मेरे पास एक दूसरा पार्टिकल है बी पॉइंट पे जिसका मास m2 है।
पहली बात तो जब तुम्हारे पास दो पार्टिकल है तो दोनों पार्टिकल का लोकेशन तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए तुम हमेशा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। नंबर 2, ये जो पहला पार्टिकल था इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, x1 y1 z1, और जो दूसरा पार्टिकल है b, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, x2 y2 z2। फिर इफ यू रिमेंबर, हम किसी भी पॉइंट का या किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए ओरिजिन से उस पार्टिकल तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1 बार और बी का है r2 बार। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि ये जो r1 बार है और ये r2 बार है, इसका वेक्टर फॉर्म होता क्या है। बहुत सिंपल है ये। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर, सबसे पहले पता होना चाहिए ए का r1। और हाउ डू यू मेक पोजीशन वेक्टर? डू यू नो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए? क्या है? x1 y1 z1। तो ऐसा लिखना x1 y1 और z1, x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप और z1 के साथ, बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k। और मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? अभी बताया था, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, और इस लाइन पे कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं तो होगा। तो एक काम करते हुए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है C। इस C पॉइंट पे क्या है? सेंटर ऑफ मास है। किसका? सिस्टम का, राइट। और जो C पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मैं दिखाऊंगा कैपिटल R से। तो आई विल शो द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट C विद कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल सिर्फ A और B पे है, लेकिन A और B इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? C पे है, राइट। तो लेट C बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। लेट R bar be its position vector। जैसे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2, वैसे C के भी है x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास एंड z सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बराबर। अब हमको क्या चाहिए? हमको r बार चाहिए। क्या चाहिए? r बार। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट? वी वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब क्या फाइंड करना है हमको? r बार। तो रिमेंबर r बार इज गिवन बाय, तुमको ये डायरेक्टली फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है। यू आर नॉट सपोज टू डिराइव दिस एट ऑल, डिराइव करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या फाइंड करना है? r बार। कितने पार्टिकल्स है सिस्टम में? दो, तो दो टर्म आएंगे, राइट। ऊपर आएगा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार, और नीचे आएगा m1 प्लस m2। खत्म, बस। गुड, सिंपल। तो ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास of how many particles? Two particle system. For a n particle system with masses, मेरे पास दो की जगह पे n पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल का जो मासेस है वो है m1 m2 m3 mn रिस्पेक्टिवली विथ पोजीशन वेक्टर्स। तो जो पहला पार्टिकल है m1, उसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार। जो दूसरा पार्टिकल है m2, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2 बार।
जो तीसरा पार्टिकल उसका क्या है R3 बार, जो n पार्टिकल उसका क्या है Rn बार। तो ये सेम फॉर्मूला इट विल बिकम R bar equals to M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus Mn Rn bar upon क्या लिखोगे M1 plus M2 plus M। तो मुझे बताओ अगर तीन पार्टिकल्स होंगे तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus M3 R3 bar upon M1 plus M2 plus M3। चार होंगे तो चार टर्म्स, राइट। और हम क्या हर बार इतना लिखते बैठेंगे? नहीं। तो आपको याद है क्या समेशन कन्वेंशंस? समेशन का साइन लिखते हो MI RI बार I runs from 1 to 10, समेशन MI I runs from 1 to 10, राइट। लेकिन समेशन MI इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर मेरे पास एक सिस्टम में चार बॉल्स है, चार बॉल्स, तो नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग समेशन MI लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ ऊपर समेशन लिखते हैं MI RI बार I runs from 1 to n, नीचे लिख देते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए सेंटर ऑफ मास का, हमको सिर्फ चाहिए x कोऑर्डिनेट। रिमेंबर ये R बार सिस्टम का पोजीशन वेक्टर है। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमको पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ z कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं? वो बहुत सिंपल है। हाउ डू फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वो कैसे निकालते हैं? x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, तुमने पहले क्या लिखा M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस Mn Rn बार, यहाँ पे लिख देंगे M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस 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 Mn Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 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 Mn। सिर्फ याद रखना जब तुम इंडिपेंडेंटली x y और z कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो वेक्टर फॉर्म नहीं आता, जब तुम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो तो वेक्टर फॉर्म आता है। यहाँ पे वेक्टर लिखा है कहीं पे मैंने? नहीं। सिमिलरली व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस 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 Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। व्हाट विल बी z कोऑर्डिनेट? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस 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 Mn Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। पक्का पक्का? इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो। तो मैं सिर्फ एक लिख के देता हूँ समेशन फॉर्म, समेशन MI XI I runs from 1 to n अपॉन टोटल मास, बराबर? गुड। तो अभी हमारा सिर्फ बचा वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर।